कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय। दीपक, गुड आफ्टरनून, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। टाटा ग्रुप स्टॉक्स जमकर पोर्टफोलियो में है या फिर अब और खरीदना शुरू करेंगे? आई थिंक थोड़े से हमारे पोर्टफोलियो में है, लेकिन आई थिंक ये टाटा सन्स का जो लिस्टिंग है या फिर जो रिसेंटली न्यूज आई थी कि वो जो असम में दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ फैब, इसकी वजह से आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टाटा सन्स की वजह से। आई थिंक टाटा केमिकल्स, फ्यू अदर कंपनीज आर आल्सो रनिंग। इनका इनका आई थिंक यही है कि थोड़ा सा स्पेकुलेशन है कि जब आईपीओ आएगा तो इन कंपनीज को बहुत मतलब होल्डिंग कंपनी इन अ वे अभी तक तो कोई वैल्यूएशन नहीं थी, लेकिन अब वैल्यूएशन आएगी क्योंकि कंपल्सरी लिस्टिंग होगी टाटा सन्स की। तो उस वजह से आई थिंक लोग ये मार्केट ये सोच रहा है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो रिफ्लेक्ट करेगा टाटा केमिकल्स के वैल्यूएशन में। एक तरह से 3% अगर टाटा सन्स ओन करता है, करेंटली दे ओन 3% ऑफ टाटा सन्स, तो टाटा सन्स का जो लिस्टिंग होगी वो शायद 10 लाख करोड़ के करीब आई थिंक उनकी वैल्यूएशन होगी जब लिस्ट होगी, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो। अगर और उस पर अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगा दें तो रफली 20-25% टाटा केमिकल्स में सिर्फ होल्डिंग कंपनी के मतलब शेयर्स की वैल्यू की लाइक कीमत उनके उनके वैल्यूएशन में आ जाएगी। तो आई थिंक उसकी वजह से भी शेयर प्राइस बढ़ने लगे हैं। हम भी इसको एनालाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया है एटलीस्ट टाटा केमिकल्स में, पर आई थिंक और न्यूज थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा किस तरह से वैल्यू आएगी। अब ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी रहेगी जिस पर बाजार बार बार लौट कर आएगा, कंसिडरिंग शायद 2025 तक वो आईपीओ आ सकता है सितंबर के महीने में। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू ड्वेल ऑन दैट। लेकिन एक चीज जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है कि एनबीएफसीज पर एक के बाद एक आरबीआई काफी सख्त निर्देश देने लगा है। ये ऑफ कोर्स शुरुआत हुई थी पेटीएम के साथ, लेकिन पेटीएम वाला हिस्सा अलग था। लेकिन जो जेएम फाइनेंशियल के साथ हुआ, जो आईएफएल फाइनेंस के साथ हुआ, क्या आपको लग रहा है थोड़ी सी the painful situation, I don't know if that's the right word to look at it, लेकिन थोड़ी सी दुविधा में रह सकते हैं निवेशक कि एनबीएफसीज में अगली गाज किस पर गिरेगी? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस पॉकेट को? तो अभी तो आई थिंक हमें ये लगा था एक्चुअली पहले साल के पहले में कि देखो इंटरेस्ट रेट्स जब रिलेटिवली हाई रहे हैं कंपैरेटिवली, और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अभी घटे नहीं है, तो इंडिया में घटने के कम चांसेस हैं जब तक कि यूएस ना चेंज करे अपना पॉलिसी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर में वैसे भी आई थिंक थोड़ी सी मार्जिन कम, कॉन्ट्रैक्शन और फिर कंपटीशन बढ़ने की वजह से एनपीएस भी थोड़े आ सकते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है वो रेगुलेटरी सिचुएशन ऐसा है कि जो काफी पास्ट में जो प्रैक्टिसेस नॉर्मल रहे हैं लोगों के, आई थिंक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ जो चीजें हैं इसमें उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसकी वजह से वो वार्निंग्स देते थे पहले कंपनीज को, अब तो उन्होंने बस ऑलमोस्ट शायद थोड़े से वार्निंग्स के बाद भी उन्होंने बिजनेस रोकने को कहा है कंपनीज को। आईएफएल में तो गोल्ड लोन का इशू था कि उन्होंने कहा कि देखो आप जब लोन देते हो तो आप कहते हो कि इतने ग्राम है गोल्ड की, इतनी प्योरिटी है, लेकिन जब अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आप उसको बेचने जाते हो तो उसकी कम प्योरिटी होती है या फिर उसका कम वेट होता है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को मतलब कोई कुछ तरीका होना चाहिए कि उसको कम किया जाए। आई थिंक दैट कैन बी सॉल्व्ड ओवर द टाइम बाय पुटिंग सम प्रोसेसेस, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको लाइक फिक्स करने में। और जेएम फाइनेंस में जो हुआ है वो काफी आई थिंक पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आईपीओ फाइनेंसिंग जो है बहुत ज्यादा मतलब हमारे मार्केट में इम्पैक्ट करती है। वो लोग ये 100x 200x 200 टाइम्स 200 मतलब 200 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग ही नहीं रहा ऑनेस्टली, कि अगर कोई 50 करोड़ की कंपनी है जो एमएसएमई सेक्टर में हुआ करती थी, 50 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें 5-10 हजार करोड़ के सब्सक्रिप्शन आते थे। ये क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन उसके पैसे बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। तो एनबीएफसी पहले से, बहुत पहले से, रिलायंस पावर और उसके पहले से भी यही करती थी कि फाइनेंस करती थी कि देखियो आपको सिर्फ 4 दिन रखने हैं तो मैं आपको 100 करोड़ का लोन दे देता हूँ, 10 करोड़ का लोन दे देता हूँ। आपकी क्षमता नहीं है उस लोन लेने की या उसको पे करने की, लेकिन ये एनबीएफसी लोन देते थे इसलिए कि 4 ही दिन का लोन हुआ करता था, और उस 10 करोड़ के लोन में आपको एक्चुअली मिलेंगे सिर्फ 10 लाख के शेयर।
तो आपको चाहिए भी थे सिर्फ 10 लाख के शेयर, इसलिए आप 10 करोड़ का आप बिड लगाते थे ताकि आपको 1% उसका मिल जाए। आई थिंक आरबीआई ने जो तरीका और जो बोला भी है वो शायद अलग है इस कहने की कि ये चीज ठीक नहीं है, पर आई थिंक इस सिस्टम में रिस्क हो सकता है इसकी वजह से कि आप इतना ज्यादा लोन देते हो और सिर्फ आप कहते हो कि सिर्फ 4 दिन के लिए और आप कंट्रोल करते हो उस पैसे को, तो ये भी बात मतलब वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है ये बात। आई थिंक आई एग्री विद दैट। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिस्टमैटिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ एक प्लेयर को ना बोलें, आप सबको बोलें। दीपक जी, अभी बात तो हुई अभी एनबीएफसीज की और आरबीआई के एक्शन की। एक मंत्रणा और एक डिस्कशन पिछले कुछ समय से, लास्ट वीक से चल रहा है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एक्सपोजर एंड स्कीम्स डेडिकेटेड टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अभी इन सब चीज़ों के बीच में आपको क्या राय क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को? कुछ समय के लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप और जिस वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा दूर रहें, लार्ज कैप पे फोकस करें, और लार्ज कैप में लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स को देखने के बाद आपको स्पेस कहाँ नजर आ रहा है चेज करने लायक? तो एक्चुअली सच कहूँ तो यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जितना स्टॉक प्राइस उनके जो स्टॉक प्राइसेस में जितने स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़े, दाम बढ़े हैं, उतनी आप अगर 3 या 4 साल पहले से देखो तो उनकी अर्निंग्स भी उतनी बढ़ी। कोविड से पहले को देखो, 2019 से अब तक स्मॉल कैप की अर्निंग्स जनरली जो स्टॉक्स नंबर 250 टू 500, आप पहले 100 तो लार्ज कैप हो गए, 100 से 250 तक मिड कैप हो गए और 250 से 500 तक स्मॉल कैप हो गए। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज आप देखिए 2019 से अब तक 3 गुना उनका इंक्रीज हुआ है स्टॉक प्राइस। आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा, पर अर्निंग्स भी 3x इंक्रीज हुई उसी टाइम फ्रेम में। मिड कैप में ढाई गुना इंक्रीज हुआ है 2019 से, और अर्निंग्स भी उतने इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूएशन का समय है ओवरऑल, बट ये जरूर है कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा फ्रॉथी है, ओवर वैल्यूड है, इसलिए क्योंकि लोग समझते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। जैसे अभी समझ लीजिए टाटा कंपनीज जो शेयर बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आईपीओ होगा नेक्स्ट ईयर, और किस तरह से होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ होगा ही होगा। कुछ देर भी आ सकती है, कुछ चेंज भी हो सकता है उससे पहले। लेकिन इस तरह से आई थिंक कुछ कंपनी ऐसे हैं जो स्मॉल कैप्स हैं, जो न्यूज के कारण आई थिंक काफी ज्यादा उनका प्राइस बढ़ गया है। तो आई थिंक उसकी वजह से अभी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर सभी बोलती है कि आप इसको म्यूचुअल फंड्स में वार्निंग दे रही है कि अच्छा अगर मार्केट गिर गया तो आप निकल नहीं पाओगे इन स्टॉक से, ये बिल्कुल सही है इन द सेंस कि आपको कुछ लिक्विडिटी रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं उन्होंने लिक्विडिटी के लिए लार्ज कैप्स लेके रखे हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपको अगर ये डर है कि मार्केट गिर जाएगा तो स्मॉल, लार्ज और मिड इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, गिरेंगे तो सब गिरेंगे। आप शायद मैं किसी को ऐसा नहीं जानता जो कहता है कि मैं 10 रुपए खोने को तैयार हूँ बट 15 रुपए खोने को तैयार नहीं हूँ। लोग जो डरते हैं वो 10 रुपए खोने से भी डरते हैं। तो अगर आप डरोगे तो आई थिंक आपको लार्ज कैप में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बैलेंस रखना चाहिए कि आपके पास थोड़े से हर मार्केट कैप में और हर अपॉर्चुनिटी के लिए हो। और अगर आपके मिड कैप्स और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा हो गए कि आपके पास कुछ लार्ज कैप बचे ही नहीं है, तो शायद ये टाइम है थोड़ा सा रीबैलेंस करने का। बट ये नहीं कहूंगा कि आप बस इसलिए निकलो क्योंकि मार्केट ऊपर गया है बस। दीपक, एक स्पेस जहां पर मैं अनफॉर्चुनेटली सारी नेगेटिव न्यूज पर ही आपको सवाल पूछ रही हूं, लेकिन जहां पर चिंता है वो आपके सामने सवाल रख रही हूं। ये एमजीएल आईजीएल की जो कल धुलाई हुई, आज पीएनजीआरबी के एक शख्स ने कहा है कि देखिए हम प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ये कंपनियां अचीव कर रही हैं, कितने प्रॉफिट्स इनके हाथ में हैं, कितना कस्टमर को ये बेनिफिट्स पास ऑन कर रहे हैं, उसकी कड़ी जांच करेंगे। मार्जिन 10% कमाए उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो गया का फिर से, आई डोंट नो, सरकार की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से? और फिर क्या रुझान रहेगा इन कंपनियों में? आई थिंक ऑनेस्टली रुझाव तो यही है कि कंपटीशन बने। अगर इन कंपनीज को एरियाज दिए गए थे और उन एरियाज को उन्हें बोला गया था कि आप ही मोनोपोली हो, तो ये भी होगा तो कि अगर आप मोनोपोली या फिर आप प्राइमरी कंपनी हो उस सेक्टर में,
तो आपके ऊपर रेगुलेशन जरूर आएंगे। ये यही होता है कि बैंक्स भी ऐसे हैं, बैंक्स में भी कंपटीशन रिलेटिवली कम ही है कंपैरिजन में। तो आरबीआई उन बैंकों को बोलती है कि आप एनईएफटी फ्री दो, आप आरटीजीएस फ्री में दो। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट बिल्कुल हर सेक्टर में आएगा जहां पे मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली के जैसे माहौल हो। और अगर कंपटीशन आ जाता है तो ये कंपनीज ऑटोमेटिकली उनकी मार्जिन 10% ही रहेंगी, क्योंकि कंपटीशन प्राइस कम करके मार्जिन कम करा देगा सबके। आई थिंक वो जरूरी है हमें नोट करना कि आप अगर इतने प्रॉफिटेबल हो और आप मोनोपोली हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आएगी, और उसी में आएगी जहां पे रिच एंड पुअर दोनों पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिच लोगों को कुछ बेचते हो, जैसे एप्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 80,000 का फोन दो, 2 लाख का फोन दो, 10 लाख का फोन दो, बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि फोन मैन्युफैक्चरर्स एक साथ मिल जाए और बोले कि सबके फोन 20,000 रुपए के होंगे, एंड्रॉयड के भी, तब गवर्नमेंट बिल्कुल आ जाएगी और कहेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आई थिंक दैट वुड बी द लीडिंग फिलोसफी कि अगर मार्केट में कोई भी मोनोपोली है तो मोनोपोली का माहौल आप सिर्फ 2-3 साल तक चला सकते हो, फिर गवर्नमेंट आ ही जाएगी रेगुलेटरी की वजह से। तो आपको वैल्यूएशंस भी उतने ज्यादा नहीं देने चाहिए शायद। आई थिंक मार्केट ये सीख रही है, वो नॉर्मल है, हर साइकिल में यही होता है कि लोग, आईआरसीटीसी को देख लीजिए, एक बार ये हुआ था कि 20 रुपए पर टिकट कमा रही थी, और आईआरसीटीसी तो सिंगल एजेंसी है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हो रेलवेज की। उस हिसाब से वो मोनोपोली थी। एंड में गवर्नमेंट ने आके कहा कि आप 20 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए आप प्लीज रेलवेज को दो, तो ऑटोमेटिकली उनकी अर्निंग्स उस कॉन्टेक्स्ट में हाफ हो गई। तो ये तो आई थिंक पहले भी देखा है हमने और आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये शायद बस एक रिमाइंडर है कि हर कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं कमाने दिया जाएगा उसको। सतर्क रहना चाहिए, मेरे ख्याल में एमजीएल को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुनाफा और मार्जिन्स कमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू, यू टू, थैंक यू।